अजमल खातिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। बेहतरीन रिसर्च एक्सपीरियंस है सर का। एज आई टोल्ड अर्लियर कि वन ऑफ द बेस्ट माइंड इन ईरानी वी हम लोग के जानते हुए एक बेहतरीन जो थेसिस बनती है एनआईएम की, वो सबसे बेहतरीन थेसिस में सर का इनपुट्स होना ही होना है, ना कि सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का। सर हमें बायोस्टैट्स भी, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ा है सर ने, तो बिला किसी ताखिर के सर का मैं खैर मकदम करता हूँ। सॉरी सर, सॉरी अगेन फॉर कीप यू वेटिंग, लेकिन अच्छा लगा कि आप हमारे बीच थे, बहुत दिनों के बाद इतना देर आपको देखा भी। सो द नेक्स्ट स्पेस इज योर्स नाउ सर। Okay, thank you very much, Dr. Tanveer. I was very glad to hear this lecture by Dr. Abdul Rahim. It was so nice that he made my job very easy, because today my lecture is about understanding mentoring process. So when we say mentoring, we have a potential mentor in the form of Dr. Abdul Rahim. Though his talk was very much motivational, 5 things he put in a slide which was very important, जो बहुत ही जरूरी थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें कैसे आगे बढ़ना है, थिंक डिफरेंट, बी कॉन्फिडेंट, प्लान प्रॉपरली, रिमेन फोकस्ड, अप्रोच जेन्युइनली। ये 5 चीजें जो है, जो अब्दुल रहीम साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में हमें बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स हैं एक आदमी के कैरियर के लिए। और जब हम मेंटरिंग की बात करते हैं, इट ऑलवेज रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि वो इन 5 वेरिएबल्स को कैसे बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, हम लर्न कर रहे हैं, वी शुड हैव अ प्रोसेस इंस्टीट्यूटेड इन आवर इंस्टीट्यूट्स, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिजनेस मॉडल का एक एग्जांपल है मेंटरिंग, हमारा सर्विस अप्रोच है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हम जाएंगे, लेकिन जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो उसमें ये सोल एलिमेंट्स है, जो 5 चीजें अब्दुल रहीम साहब ने आपको बताई, ये सोल एलिमेंट्स हैं कि इनको हम प्रोसेस में, इनको हम प्लान में, या इनको हम बेहतरीन अंदाज में एक इंस्टीट्यूट में कैसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेंटरिंग पहले नहीं हुआ करती थी, बल्कि पहले इससे बेहतर मेंटरिंग हुआ करती थी, और अब हम लोगों ने इसको सिंपल इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। तो मेंटरिंग अगर हम जानना चाहें व्हाट इट इज, कि वो ये है कि एक बच्चे में जो उसका टैलेंट है, जो उसके मतलब मोटिव्स हैं, एस्पायरेशंस है, वो फुल्ली कैसे हो। अगर कोई आदमी उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसके अंदर की चीजों को बाहर ला पाता है, वी कॉल हिम द मेंटर फॉर हिम, वही उसका मेंटर होता है। दूसरा एक चीज होता है कोचिंग। तो कोच और मेंटर में अभी जो लंदन में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, जो मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है, ILM, वो बताते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। दैट इज बिकॉज उनका जो व्यू पॉइंट है, उनका जो मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है, यानी जो गेन्स वो चाहते हैं, दे आर वेरी मच फोकस्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड, जो हम कहेंगे साइंस बेस्ड वो नहीं है। इस वजह से उनको मेंटरिंग और कोचिंग में मिनिमम डिफरेंस लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से जब हम मेडिसिन में होते हैं, मेंटरिंग एंड कोचिंग आर वेरी मच वाइडली डिफरेंट। कोचिंग में आप फोकस होते हैं किसी स्किल को जानने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट पीस आप सीने पर रखते हैं, ईयर पीस आप कान में लगाते हैं, आपको साउंड्स आते हैं। एक आदमी सिंपली आपको ये कह रहा है कि सर मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन वो कोच, वो टीचर जो उसको ये समझाता है कि क्रेप्स क्या होते हैं, वीज क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, ही इज कोचिंग हिम, उसको प्रोसीजर समझा रहा है, उसको स्किल समझा रहा है, बट नॉट मेंटरिंग। लेकिन अगर यही आदमी उसको कहेगा कि लगाओ और यहां से आप पहले पढ़ो और आप खुद इसको चेंज कर लो और देख लो क्या डिफरेंस है, वो उसके सामने रहेगा, उसको खुद ये काम कराएगा, किताब उससे पढ़ाएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट कराएगा उसी से
he will be wrong at various points, but he is getting himself out of it, out of box. उसके जो mental फ्रेगमेंटेशंस हैं उनको वो जोड़ रहा है और आदमी को रियलाइज करा रहा है, व्हाट वी कॉल पीकिंग। हर एक चीज में हमें समझने के लिए, हर एक चीज को करने के लिए सही तरीके से जब आदमी उसको कर लेता है तो उसको एक बहुत अच्छी खुशी होती है जब वो कर लेता है। और ये खुशी जो है वी कॉल इट पीकिंग। एज मस्लो स्टेट्स, मस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था, वो कहता है कि बहुत सारी नीड्स जो है, जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं, सेक्स है, हाउसिंग है वगैरह, उसके अलावा भी नीड्स है कि आदमी सेल्फ रियलाइज हो जाए, आदमी समझ ले। और एक मेंटर यही चाह रहा है कि वो बच्चा जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑल टीचर्स आर नॉट मेंटर्स। एक लड़का, अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट, वो अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, से फॉर एग्जांपल अब्दुल रहीम साहब से जुड़े हुए हैं, एंड ही नोज अबाउट हिम वेरी मच, वो इनफॉर्मल टॉकिंग उसके साथ है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसके साथ है, उसके ड्राइव उसको मालूम है, उसकी कमियां उसको मालूम है, उसके घर का बैकग्राउंड उसको मालूम है, तो इनफॉर्मल टॉकिंग में सब वो समझ लेता है एक मेंटर। उसके बाद अगर वो उसको सही डिसीजन दे रहा है, सही चीजें समझा रहा है कि आपको करना क्या है, और ये स्टूडेंट अपने आप में वो रियलाइज करता है यस दिस इज द थिंग, तो हम इसको मेंटरिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेंटरिंग बोलते हैं। अब एक इंस्टीट्यूशन, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है, एक एकेडमिक सेक्शन होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है, यूजुअल जितने भी कॉलेज हैं अपने यूनानी के या और आयुर्वेदा के और मेडिकल कॉलेज, उनका सिर्फ ये मतलब होता है कि बिल्स बनाना, बैलेंस अकाउंट बनाना, और उसके बाद जो है बच्चे को, सॉरी एकेडमिशियंस को या वहां स्टाफ को फैसिलिटेट करना। दे डोंट हैव एनी अदर वर्क। हालांकि वहां भी हमें जरूरत है, वी हैव टू मेंटर पीपल टू गेट द जूनियर्स एट द टॉप लेवल। वो मेंटरिंग बहुत जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में भी। लेकिन यहाँ हर एक इंस्टीट्यूशन इंडिया में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जो विदाउट विजन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो आगे फिर फेल हो जाते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो अपने जूनियर्स को मेंटरिंग नहीं कर पाते, उनको वो समझा नहीं पाते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आपका फ्यूचर विजन क्या है। कोचिंग में हमें सिर्फ गोल के साथ चलना होता है, या हमें फ्यूचर विजन के साथ चलना होता है मेंटरिंग। तो ये डिफरेंस हमें जरूर करनी है कि एम आई स्पेशल कोच और एम आई मेंटर। अगर एक टीचर मेंटर है फॉर समबडी, इट इज नॉट कि ऑल स्टूडेंट्स के आप मेंटर है, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि ये मेंटरिंग प्रोसेस जो है, इट इज ए बाय वे प्रोसेस। एक अगर उनमें अच्छा खासा मेल मिलाप है, वो समझता है कि ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, और वो उसको लगता है कि ये बहुत नॉलेजेबल है, ये मुझे आगे गाइड कर सकता है, तो स्टूडेंट उसको अपना मेंटर बना लेता है। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर था सोक्रेट्स था। सोक्रेट्स लोगों को घूम घूम के पढ़ाता था, जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, प्लेजर क्या है, इन चीजों को घूम घूम के लोगों को पढ़ाता था। लेकिन उसके भी स्टूडेंट सिर्फ दो ही गुजरे। ऐसा नहीं हुआ कि सब लोगों को समझा रहा था, लेकिन उसके सिर्फ दो स्टूडेंट ऐसे हुए जो फिर दुनिया में उन्होंने नाम कमा लिया। उसकी वजह ये हुई कि वो उनके साथ लगे रहे और उन्होंने इम्बाइब किया व्हाटएवर ही वांटेड टू से। उसके बाद एक स्टूडेंट उनसे बहुत आगे बढ़ गया, एरिस्टोटल। इसी तरह से बुकरात ने इसको दूसरे अंदाज से इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वी शुड नॉट हैव दिस थिव इन द फैमिलीज। ये सिर्फ फैमिलीज में नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी को इसको सिखाना है। तो उन्होंने तालीम देना शुरू की सब लोगों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो तिब्बी बैकग्राउंड से है या नहीं है, उसके माँ बाप ने तिब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ये बुकरात ने सबसे पहले दुनिया में ऐसा किया। इससे पहले ये ब्राह्मणवाद की तरह था कि अगर एक पुरोहित है तो उसका बेटा भी पुरोहित होगा, इसी तरह से अगर कोई तबीब है तो उसका बेटा भी तबीब होगा। लेकिन बुकरात ही ऐसा आदमी था जिसने इस एजुकेशन को सबके लिए आम कर दिया, बट विद ए क्लॉज। एक क्लॉज उन्होंने कहा
कि हम लोग जो है कमीना सिफत कंजूस लोगों को ये तिब नहीं सिखाएंगे। ये एक अहम चीज है जो बुकरात ने बताई। हालांकि बहुत सारे लोग इसके मतलब मुखालिफ हो सकते हैं कि नहीं ये चीज उन्होंने क्यों बताई। बेसिकली जो तिब है या मेडिसिन है ये बहुत ही शरीफ है, बहुत शरीफ है। इसमें हमें ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमंस के साथ काम करना होता है। इसलिए उन्होंने ये लिख के रखा अपने ओथ में कि इस तिब को उसी को पढ़ाया जाए जो शरीफ हो। अब शराफत की क्या डेफिनेशन है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन इसको आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ना लें, बल्कि हम इसको इस तरह से लेंगे कि जिसके दिल में सिंपैथी हो लोगों के लिए, लोगों के वैल्यूज के लिए, उसको हम कहेंगे कि ये शरीफ इंसान है। जिसको सिंपैथी इसलिए है कि मेरा गेन क्या हो रहा है, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, तो उसको हम शराफत से आगे बढ़ाएंगे, उसको हम बड़ा शरीफ मान लेंगे। खैर बहरहाल ये एक बुकरात ने इस तरह सोचा कि हमें ये सबको देनी है। तो जब सबको देनी है तो फिर यही प्रॉब्लम आ गई, हाउ टू मेंटर द पीपल, लोगों को कैसे सिखाया जाए। पहले माँ बाप से सीख के आते थे लोग, उनको जहन वही था और ये आसान होता था एक तरीके को समझना कि लेकिन अब जो है जब बुकरात ने इसको आम कर दिया तो वी हैड टू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। यहाँ पर जरूरत था कि हमें सिर्फ कोच नहीं बनना है। यहाँ पर यह जरूरत पड़ गई कि हमें सिर्फ कोच नहीं बनना है, हमें सिर्फ टीचर सिंपली इंपॉर्टिंग लर्निंग थिंग्स वो नहीं है, बल्कि वी हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा थिंग व्हाट वी कॉल मेंटर। वी हैव टू बी ए मेंटर फॉर सम पीपल। और मेंटर मैंने यही कहा कि ये एक बाइलेटरल रिलेशनशिप है। इसमें सारे लोगों के लिए आप मेंटर नहीं हो सकते, बल्कि जिनके मिजाज मिलते हो, मिजाज की बात फिर मैंने आज की, जिनके मिजाज मिलते हो, जो एक दूसरे को समझते हो, टीचर एंड स्टूडेंट, जिनको एक दूसरे के सारे हालात तकरीबन मालूम हो। और फिर टीचर में एक बहुत खूबी ये होनी चाहिए कि वो परफेक्ट हो अपने आर्ट में, उसको ये मालूम हो कि आगे जाकर के क्या होगा, फ्यूचर विजन उसमें अच्छी तरह से इम्बाइब हो, तो वो बेहतरीन मेंटर बनता है। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेंटर बनने की कोशिश करते हैं। इसकी आप एनालॉजी ले सकते हैं, हालांकि एक तबके की बात मैं कर रहा हूं जिसमें हम कहेंगे पीर और मुरीदी, जिसको हम कहते हैं कि सूफिया के यहाँ एक सिलसिला चलता है कि एक आदमी पीर होता है, उसके मुरीद होते हैं, तालिब होते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने पीर से सब कुछ सीख लें, इवन अपने वो घर को छोड़ करके पीर के साथ हो जाते हैं। तो ये पीरी मुरीदी में बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलती हैं, लेकिन अगर पीर सही हो। हमने एक हजरत से पूछा कि भाई प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पीर झूठे होते हैं, जिनको मालूम नहीं है कि इन उलूम का जो हम जानना चाहते हैं, जो हमें अल्लाह से मिला नहीं पाते, और वो लोग फिर दरगाहें बना करके वहां लोगों से पैसे हथियाते। ये अच्छा पीर हमें कहां से मिलेगा? उस बुजुर्ग का सिर्फ एक जवाब था कि ये सिर्फ आपकी नीयत है, ये सिर्फ आपका खुलूस है जो आपको सही आदमी तक पहुंचा देगा। सेम थिंग हैपेंस विद द मेंटर। अगर हमारी नीयत, हमारा खुलूस बहुत अच्छा है, हम पुरखुलूस हैं अपने प्रोफेशन के साथ, अपने गोल के साथ, then only you can have a better mentor। लेकिन अगर हम में ही खुलूस नहीं है, हम पढ़ाई में परफेक्शन चाहते नहीं है, तो फिर होता क्या है, इट टर्न्स इनटू, अलीगढ़ की एक मिसाल है, इट बिकम्स ए जुगाड़। ये एक जुगाड़ बन जाता है, या हम वो कहेंगे कि सूर्य अरब में वो फिर हम ये कहेंगे कि रिश्वत का जो दूसरा नाम उन्होंने बताया है कि लोगों के साथ सुलह करना या उनकी सिफारिश करना, जिसको सिफारिश बोलते हैं, वो फिर ये मेंटरिंग नहीं हुआ करती, वो जुगाड़ होता है, वो रिश्वत होती है। इसलिए जरूरत ये है कि वी शुड हैव प्रॉपर मेंटरिंग। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम उस दौर में हैं
जहां ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, सारे प्रैक्टिसेस जो है स्टैंडर्डाइज्ड है, different levels from principal to the teacher. We have 3-4 levels. हर एक का रोल मुतयन है, स्टैंडर्डाइज हो गया है। अब इसमें मेंटरिंग प्रोसेस भी स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि अभी तिब में ये कंसेप्ट नहीं आया। वजह उसकी ये है कि एक तो हम नए नए इस इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं, दूसरी ये चीज है कि जब हमें ही नहीं मालूम है कि हम दूसरे आदमी को क्या दें, तो हम मेंटरिंग नहीं कर पाएंगे। जब एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को, एक बहुत ही अच्छे टीचर को ये मालूम नहीं हो पाएगा कि मुझे स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है, उसमें सिंसियरिटी कैसे पैदा करनी है, और उसके बाद उसमें लगन कैसे पैदा करनी है। अगर वो 2 घंटे कहीं कैंटीन पर बैठ रहा है, मैं कैसे उसको बेहतरीन अंदाज में ये बुला दूं, इस हैबिट खत्म कर दूं। अगर टीचर को ही नहीं मालूम है तो ही कैन नॉट मेंटर ए पर्सन, वो मेंटर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट, इसको एक कल्चर बनाना है। कल्चर, अलीगढ़ में हमारा कल्चर है कि हम सीनियर को सलाम करते हैं, हम सीनियर का हुक्म मानते हैं, और सीनियर हमें चाय पिलाता है। ये सारा एक कल्चर है। और फिर उसी के साथ साथ हम बहुत सारी अच्छी अदब की लैंग्वेज सीखते हैं, और उसके बाद कम से कम दूसरे के सामने हम कैसे बोले वो सब सीखते हैं। तो इसी तरह से यू हैव टू मेक ए कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द सेकंड इज रेस्पेक्ट फॉर द अदर्स। अगर ये 2 चीजें आप अपने इंस्टीट्यूशन में कर लेंगे तो मेंटरिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। ऐसा न हो कि एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में कहेगा, अरे यार कहाँ पेपर छपा दिया, ऐसे ही कट एंड पेस्ट करके उसने इस जर्नल में छाप दिया पेपर। मतलब दैट मीन्स ही इज नॉट ओनली डिग्रेडिंग द अदर पर्सन, वो अपने आप को डिग्रेड कर रहा है। उससे बेहतर तरीका ये था कि उस टीचर से मिलते, उससे कहते कि इंडेक्स जर्नल होता क्या है, हम लोग किस तरह से रेफरेंसिंग करते हैं, और उसको सिखा देते। उससे आपकी इज्जत उसके सामने बढ़ जाती और वो भी सीखता। तो दोनों प्रोसेस में आसमान और जमीन का फर्क है। यही चीज हमें लोगों को सिखानी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टोरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमें ध्यान देना है। दिस स्टोरी स्टार्टेड 5000 years ago, 5000 साल पहले, कि इंडिया के कुछ हिल तक पहुंच गए, एक गार में, और उन्होंने मशवरा किया कि लोगों को बहुत दर्द है, लोगों को परेशान है, इनको हम कैसे सहूलियत पहुंचाएं। 8 लोग थे, और अग्निवेशा इनका सरदार था। उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने इस पर बहुत सारी डिस्कशन तकरीबन 6 महीने, 1 साल, 2 साल की, और वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि हम ये परेशानियां कैसे खत्म करेंगे, माइंड बॉडी रिलेशन कैसे बेहतर बनाएंगे। और जब वो बाहर आए, उन्होंने एक आदमी को कहा कि यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू डिजिग्नेट इट। और जब उन्होंने डिजिग्नेट किया, वहीं से चरक संहिता और शुश्रक संहिता फिर 500 AD में बनी। उस एक डिस्कशन ने 1000 साल के बाद चरक संहिता और शुश्रक, 1000 नहीं बल्कि अच्छे खासे सालों के बाद, तकरीबन 400 आई थिंक 2000 years आफ्टर, के चरक संहिता और शुश्रक संहिता बन गई। और इसी तरह से यूनानी का मामला इससे ज्यादा ये डिफरेंट नहीं है। हमारे यहाँ एक मदरसा हुआ करता था, मदरसा इस्कंदरिनी, जो मिस्र में होता था। तो वहां पर जालिनूस की 12 किताबें जब तक एक तबीब नहीं पढ़ता था, उसमें वो कमाल हासिल नहीं करता था, तब तक वो तिबाबत नहीं कर सकता था। ये रोमन एरा में हुआ, ग्रीक्स के जस्ट बाद। इट्स पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 130 BC टू 600 AD, जब अरबों का जमाना है, वहां तक ये था। तो इस इस्कंदरिनी के बनने के बाद उन्होंने यही सोचा कि हम लोगों को कैसे सहूलियत पहुंचाएं।
तो उन्होंने ये निसाब बनाया, तो उसमें उन्होंने जल्दी से मुंजबत करके उसी को पढ़ाना शुरू किया, और जो उसको पढ़ लेगा उसको तभी कंसिडर करते थे। लेकिन इतना ही नहीं था कि सिर्फ हम किताब पढ़ेंगे और वो हो जाएंगे। हमारे यहाँ दो प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये था कि मकतब में फिजिशियन और स्टूडेंट इकट्ठे बैठते थे, और उसके बाद मकतब जो 5 घंटे का होता था, 3 घंटे का होता था, उसके बाद स्टूडेंट मस्जिद में आकर के इस हकीम के पास बैठते थे, वो उनको किताबें पढ़ाता था, और ये किताबें तकरीबन निसाब की 6 या 8 हुआ करती थी। अगर आप अपना करोल बाग का पिछला सिलेबस देखेंगे, जो 1935 से पहले मैं कह रहा हूँ, इवन मोर देन बिफोर इट, ये 1910 की बात है, जब अजमल खान के भाई अब्दुल मजीद साहब वहां थे, तो उनके यहाँ भी किताबों के हिसाब से ग्रेड्स होते थे। और किताबों को कैसे पढ़ाते थे कि कोई आदमी, कोई लड़का किताब पढ़ता था, और जब वो समझ जाता था तो टीचर उसे कहता था, और मौलाना समझ गए कि नहीं। यूजुअली सबने मौलवियत फजीलत की होती है उस वक्त। वो जब कहते थे हाँ, उसके बाद वो अपने नुक्ते बताना शुरू करता था, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इब्न सीना के मंतिक के हिसाब से यहाँ नहीं बैठ पाता है। उसके बाद ये जो अपना जालिनूस के हिसाब से रूह के बारे में दूसरा कौन है, वो सब समझाना शुरू करते थे, और वो किताब हल होती चली जाती थी। अब हमारे साथ जो अब प्रॉब्लम हुई, जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, हमारे पास एक गिवन सिलेबस है, हम उसको टीचर अलॉट करते हैं, चाहे वो टीचर उसको पढ़ाए या नहीं, वो पास हो जाए, वो हम उसको डिग्री मिल जाती है। लेकिन वहां मामला दूसरा था, इट वाज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। वहां जब तक वो सारी डिफिकल्टीज पूरी नहीं करता था, और मतलब में जब तक उसको नुस्खे की दवा बांधना नहीं आती थी, तब तक वो उसको इजाजत ही नहीं मिलती थी कि आप क्लिनिक करोगे। उसमें बिलाशुबा 10 से 12 साल लगते थे। लेकिन यहां हम आपको 5 साल में डिग्री देते हैं। लेकिन जरूरत दूसरी है, जरूरत यह है कि हमारे टीचर्स उस हकीम से कम उस जैसे हार्ड वर्किंग होते हैं, जो मतलब भी 5 घंटे का करता था, उसके बाद टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता भी था। यह हमारे टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, अगर उनको ज्यादा मुश्किल हो रही है, कम से कम 2 घंटे अपनी किताब पढ़ करके फिर स्टूडेंट को अपना लेसन समझाए। जिसको मैं कहता हूँ, अभी जो मॉडर्न एजुकेशन कहती है, उसको वी कॉल इट लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। मैं तो ये मानता हूँ इवन पीएचडी में भी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेसन में छोड़ देता हूँ। और एमडी में भी लेसन प्लानिंग की कमा हुई जरूरत होती है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में ये नेसेसरी पार्ट है करिकुलम का। एवरी टीचर शुड हैव लेसन प्लानिंग, और इस लेसन प्लानिंग के बाद उसको ये देखना है कि मेरे स्टूडेंट ने ये सीखा या नहीं। वी कॉल इट असेसमेंट। ये असेसमेंट ये नहीं होता कि ईयरली हो, बल्कि इट कैन हैपन एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। जब आप लेक्चर देते हैं, उसी वक्त आप असेस करते हैं कि लड़कों को समझ में आ गया, स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। क्योंकि जब आपने लेसन प्लान बनाया होता है, कि आपने लिखा होता है कि मुझे बच्चों को ये समझाना है, और जब आपने समझा लिया, उसके बाद 2 बच्चों को कहते हैं बताओ भाई ये होता क्या है। अगर दोनों ने सही कहा, या 3 बच्चों को आप समझ लो कि पूरी क्लास उसको समझ गई, तो वी कॉल इट सब्जेक्टिव असेसमेंट। अभी जो एमआईटी और दूसरे लोग होते हैं, जो सारी आईआईटीज एंड एमआईटीज, उनको यहाँ क्या होता है कि दे प्रिपेयर द नोट्स, सेंड इट टू द स्टूडेंट्स, उसके बाद पढ़ाते हैं, उसके बाद असेसमेंट लेते हैं फॉर द पर्टिकुलर लेक्चर, और उसके बाद ये समझते हैं कि किस में कौन सी कमी रही, उसको ईमेल करते हैं, यू नीड टू अपग्रेड दिस, ये चीज आपको अपग्रेड करनी है। 2-3 मौके देते हैं, और उसके बाद वो नोट करते हैं डायरी में, ये स्टूडेंट इसको करा।
से। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। जी ये सर साउंड आप अब आ रहा क्लियर। ओके, यस सर। तो मैं ये समझा रहा था कि तबीब और स्टूडेंट में जो अप्रेंटिस है उसमें रिलेशन कैसा होना चाहिए था, और हमें कॉलेज में काम करने की क्या जरूरत है। एट आवर ओन लेवल्स वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस मेंटरिंग प्रोसेस। मेंटरिंग का मतलब ही होता है कि आप उसको रियलाइज कराएं कि आपको क्या क्या करना है, आपका टैलेंट जो है वो किस तरह से रियलाइज हो जाए। तो जब तक आपको इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, ये कल्चर आप नहीं बनाएंगे अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, तब तक हमारी तिब हमेशा यही रोती रहेगी कि हम लोग नहीं जानते हैं कुछ, या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भले ही मैं या अब्दुल रहीम साहब या और कोई उनको ये बताएं कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेरी मच सेम एज अदर पीपल, लेकिन जब तक हम ये चीज खत्म नहीं करेंगे तो तब तक हम उनको ये रियलाइज होने में उनको बड़ी मुश्किल होगी। सिर्फ वही लोग रियलाइज करेंगे जो पहले से ही जिनमें ये मादा होता है, प्री डिस्पोजिशन होती है कि मुझे कुछ नया करना है। सेकेंड, एक और जो मुझे जो दिक्कत होती है वो ये होता है कि यूनानी से भाग करके दूसरे फील्ड्स को अख्तियार करना। बेशक ये हमें कैरियर मजबूरियां होती है, हमारे कंपल्शंस होते हैं, हमारे फिजिकल रियलिटीज हमें ये सिखाती है कि हमें बेटर लाइफ का हक है और वो बेटर लाइफ हमें दूसरे कैरियर्स में मिलेगी। लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो हमें जरूरत है वो ये है कि हमारा कैरियर तिब होनी चाहिए, एक बहुत अच्छे तबीब आप बने। हाँ, उसके बाद आप जो कैरियर अख्तियार करें, चाहे आप दवा बेचें, दवा का ई मार्केटिंग करें, या आप जो है आप काउंसलर कहीं पर बन जाए, या आप हेल्थ इंश्योरेंस में चले जाए, लेकिन इसमें कंप्रोमाइज ना हो कि अगर कोई आदमी आपके पास आ जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है, तो आप उसको जो है एस्क्वायरल देंगे, वो आपको याद होगा, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि उन्हें आप सिकस्तान में बिदाना भी दे सकते हैं। अगर इसमें फर्क आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि फिर कि भले ही आप कितने भी बड़े हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी आपका स्टेटस हो, इट इज समवेयर इनकम्प्लीट, इट इज समवेयर इनकम्प्लीट। वी नीड टू बी परफेक्ट इन आवर प्रोफेशन। उसके बाद आप एक्सटेंशंस चाहते हैं, इन चीजों को बिजनेस मॉडल में एक्सटेंशंस ही बोलते हैं। अगर कोई फैक्ट्री जो है सोप बनाती है, उसने परफ्यूम बनाना शुरू किया, वी से दे हैव एक्सटेंडेड देयर बिजनेस। इसी तरह से ह्यूमन में अगर कोई तबीब है, कोई बीएमएस किया हुआ है, एमडी किया हुआ है, उसने दूसरा एक रास्ता इख्तियार किया, तो डेफिनेटली इट इज हिज एक्सटेंशन। ये उसका बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक कैरियर से आप दूसरे कैरियर में शिफ्ट करें। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, इट नीड्स द गट्स। जो गट्स होते हैं वो जरूरत होते हैं। सिंपल गट नहीं कि जैसे एक आदमी आईएएस कर रहा हो, तैयारी आईएएस की कर रहे हो और वो बीएमएस कर रहा हो, बीएमएस उसने किया हो या कर रहा हो। डेफिनेटली मैंने खुद देखा है, मेरे पास लोग आए हैं, वो ये कहते हैं कि एक टाइम आता है जब हम कहते हैं कि वी आर यूजलेस, हम लोग ये शायद नहीं कर पाएंगे। इतना लोड होता है कि दे गेट बर्न आउट, उनको बर्न आउट फील होता है। वो कहते हैं कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, मैं इसको कूप अप नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त उनको अगर कोई आदमी उनका मेंटर होगा जो उनको ये बताते हैं कि एवरी पर्सन फील्स लाइक दिस, जिसको भी नई दुनिया में जाना होता है उसको जन्म लेने की परेशानियां जरूर झेलनी होती है, जिसको भी एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल करना होता है उसको बहुत सारे घर बदलने होते हैं, और जब आप घर बदलते हैं तो आप उनको समझो, वो जानेंगे जो घर बदलते हैं उनको क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये जो दिक्कतें होती हैं, दे आर नॉट दिस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
बल्कि ये चीज आपको तैयार करती है एक दूसरे दुनिया के लिए, एक दूसरी अच्छी चीज के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं ये कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है फोकस रहना, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में, या तबीब और जो उसका स्टूडेंट है उसकी रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी आपको ये लगेगा क्या हमें सिर्फ माजून और लोक चिकित्सा ही देखना है, लोग ही देखना है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते जाएंगे देन एक दुनिया आपको दिखती है कि हम ऐसी मरीजों को भी ठीक करते हैं जहां वो दूसरी जगह ला इलाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा, सेरेब्रल पैल्सी यहाँ होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है मॉडर्न मेडिसिन में कि वो उसको ठीक कर दे। लेकिन एनआईओएम में मैंने बहुत से सेरेब्रल पाल्सी लोगों को खड़े होकर के चलते हुए देखा। रीजन वही है कि हमारे यहाँ मेडिसिन है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, बट वी हैव नेवर ट्राइड इट, ट्राई किया। 15 साल पहले जान के सऊदी अरेबिया में होती थी, लेकिन 15 साल पहले एनआईओएम ने एक ऑप्शन लिया, उन्होंने शुरू की ये कापिंग, और अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल ग्रेजुएट, यूनानी मेडिकल ग्रेजुएट्स, जब भी वो ये सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना, हमें फील्ड में कामयाब होना है, दे ऑलवेज थिंक फर्स्ट कॉपी। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि दे डेयर टू डू इट। एनआईओएम ने इसको खोला, उसको कहा कि हम कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो है ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अभी अनरियलाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलनेस का कंसेप्ट, यूनानी में वेलनेस का कंसेप्ट दुनिया में इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट है जो आप अभी सोच नहीं सकते। से फॉर एग्जांपल जिम्नेजियम का कल्चर जो दुनिया में है, इट इज अ टाइप ऑफ वेलनेस। और इसी तरह से यूनानी में भी वेलनेस के बहुत सारे तरीके हैं। एक स्मॉल मिसाल एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा कि हमारे यहाँ ये लिखा है कि जो 40 साल का बंदा हो, 40 से 50 साल का, अगर वो चोब चीनी खाए 40 दिन के लिए एक ग्रेडेड डोज में कुछ कंडीशंस के साथ, तो हम ये कहते हैं कि ये इब्न सीना भी कहता है और दूसरे तबीब भी कहते हैं कि उसको फिर बड़ी बीमारी आगे नहीं लगेगी। ये इब्न सीना का कौल है। और हकीकत में भी हमारे यहाँ भी ये मुहावरा है, जब हम किसी बूढ़े को बहुत ही तगड़ा देखते हैं, चलता फिरता देखते हैं, हम उससे पहला सवाल यही पूछते हैं कि कहीं आपने चोट चुनी तो नहीं खाई। यू कैन थिंक इट। तो अगर इसी वेलनेस प्रोग्राम को आप जस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज करो और 1 से 2, 2 से 4 सेंटर बनाओ, तो फिर मुझे ये जो लग रहा है कि आपके यहाँ जो है PMYAJ में उसको शामिल करना पड़ेगा, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि भाई इसको इंश्योरेंस के तहत भी ले लो, कि भाई किससे कितने पैसे लगते हैं वो गवर्नमेंट पे करे, क्योंकि वी नीड हेल्दी पीपल। लेकिन शुरू करने की बात होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आप वेलनेस शुरू करेंगे तभी तो ये सब चीजें होंगी। देन वी हैड दिस गुरु शिष्या प्रोसेस, जो इंडियन, टिपिकली इंडियन कंसेप्ट है। अभी जो न्यू हेल्थ एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें यह कहा जाता है कि दे विल इम्प्लीमेंट इट, दे विल हैव एन अल्टरनेट स्कूल्स, जहां जो है शिष्य जो है, स्टूडेंट जो है, अपना घर बार छोड़ करके टीचर के साथ रहेगा, और उसके बाद उसको प्रॉपर लर्निंग दी जाएगी, और फिर वो एक वेदाचार्य बनेगा या व्हाटएवर। तो फिर कंपेयर, इट इज ऑन द पायलट बेसिस, फिर कंपेयर किया जाएगा कि इस एजुकेशन से और जो हमारी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन जो यूरोप के मॉडल पर बनी हुई है, इज देयर एनी डिफरेंस। और हो सकता है कि हम लोगों को मेंटरिंग के बहुत सारे दूसरे प्रिंसिपल्स रिवील हो जाए, जो हमें जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन वी हैव सम टिपिकल एग्जांपल्स जो आप मॉडर्न दुनिया की आप लेंगे, अभी जो रीसेंट एग्जांपल्स। उससे पहले मैं आपको इक्लाइविया की स्टोरी बताऊंगा जो बहुत ही डिफरेंट। इवन इक्लाइविया एक फिल्म भी आ चुकी है, हो सकता है आप सब लोगों ने देखा हो। उसमें इक्लाइविया जो है, ही इज फ्रॉम ए लो कास्ट फैमिली, और जो गुरु है द्रोणाचार्य, वो सिर्फ प्रिंसेस को सिखाता है, अपर कास्ट फैमिलीज को सिखाता है। अर्जुना और पांडवा और कौरवास के लोगों को वो आर्चरी सिखाता है। और इस इक्लाइविया को बहुत ज्यादा शौक है कि मैं भी आर्चरी सीखूं। जब वो द्रोणाचार्य के पास जाता है, वो कहता है मुझे ये सिखाओ, उसको टर्न डाउन किया जाता है। उससे कहा जाता है कि आपकी जगह यहाँ नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप लोअर कास्ट के हो। जब वो जंगल में जाता है, वो द्रोणाचार्य का बुत बना लेता है और उसके सामने फिर आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा है। आफ्टर 10 years जब द्रोणाचार्य वहां से आ गया, तो उसने देखा कि एक आदमी जो है आर्चरी सीख रहा है। सिंपल, वो ब्लाइंडेड फोल्ड है और कहीं कोई घंटी बज रही है और वो घंटी पर निशाना बांध रहा है और वो निशाना बार बार लग जाता है। तो ये वहां रुक गया। उसने कहा, जवान तुम कौन हो? तो इसने कहा कि भाई मैं आर्चरी सीख रहा हूं। कहा, आपका गुरु कौन है? कहा, मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। जबकि द्रोणाचार्य पैलेस में दूसरे लोगों को सिखा रहा है। यहां तक जब हम कहानी सुनाते हैं कि वी नो अबाउट डिवोशन, अबाउट फोकस्ड प्रैक्टिस, और उसके बाद जो टाइम हम लगाते हैं अपनी चीजों को, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिकल दुनिया की मकारी जो है, वो ये है कि द्रोणाचार्य उससे कहता है मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो वो कहता है आपको जो मर्जी आप ले लो। कह रहा है कि मुझे अपना राइट थंब दे दो। द्रोणाचार्य इक्लाइविया ये सोचता भी नहीं है, वो अपना राइट थंब काट करके उसको दे रहा है। हालांकि द्रोणाचार्य की ये चाल थी कि वो अर्जुन से बेहतर ना हो, एक लोअर कास्ट आदमी बेटर ना हो अर्जुन से, जिसको सिर्फ ये आता था कि वो पानी में देख करके चीजों को टारगेट करता था, अंधा होकर के चीजों को टारगेट नहीं करता था। Now, this story has very much different aspects. एक तरफ आपका डिवोशन है, दूसरी ये चीज है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके मेंटर की नीयत कैसी है। हाउ मच योर मेंटर इज वेरी मच सिंसियर फॉर यू। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेंटर ही गलत चूज किया या वो कुछ और चाह रहा है। और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पीएचडीज होते हैं, जहाँ उनको फिर पीएचडी प्रोग्राम्स में आगे उनको कैरियर का मसला आता है, ऑल दीज थिंग्स हैपन। इक्लाइविया की स्टोरी तकरीबन हर साल दोहराई जाती है। बिलीव मी, दिस हैपेंस इन इंस्टीट्यूशंस कि हमें किसको किस लैब में काम कराना है, ही शुड हैव ए रेफरेंस फ्रॉम वैल्यूएबल पर्सन। ये एक यहां तक ओके है, लेकिन फिर जब रेफरेंस की बात आती है, वहां ये होता है कि कौन मेरा स्टूडेंट है, कौन दूसरे का स्टूडेंट है। तो वहां पर हम गड़बड़ा जाते हैं। और ये इक्लाइविया की कहानी हमारे टीचर्स को नहीं दोहरानी है, बल्कि हमें वो कहानियां दोहरानी है जो इमाम बुखारी के स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने की, कि उन्होंने उनको तमाम उलूम सिखाए और फिर यह कहा कि बेटा कभी किसी से जो है झूठी हदीस ना लेना। उनको ये मालूम हुआ कि मिस्र में एक आदमी है, ये इस हदीस को जानता है। वहां चले गए, उनको 1 महीना सफर करना पड़ा बगदाद से। वहां जब पहुंच गए तो वो अपने घोड़े को झूठे तरीके से बुला रहा था, विदाउट चारा उसको सीधे अपनी कमीज दिखा रहा था, घोड़ा आ गया। और इमाम बुखारी सफर से आकर के वो देख रहे हैं, और जब उसने ये देखा कि इसने झूठे तरीके से घोड़े को बुलाया, वहीं से वापस हो गए। कहा मुझे इस तरह की हदीस नहीं चाहिए। हालांकि वो हदीस सही थी, क्योंकि उसके फिर और 3 रावी थी। उन्होंने सफर छोड़ दिया। ये एक तरबियत थी अपने उस्तादों की, और ये तरबियत हम कहते हैं, ये तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस दौर में आप ये चीज अपने तौर से नहीं कर सकते,
एट लीस्ट आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी नया है, हैव ए कल्चर इन इट। जब वो कल्चर आप पैदा करेंगे जहां आप बाहमी इज्जत से रह रहे हो, जहां आप एक दूसरे को इज्जत दे रहे हो, वहां आसानी से वो इनकलकेट होगा। लेकिन अगर हम बाहमी इज्जत नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि जिससे सबके दिल दुख रहे हैं, तब जान लीजिए कि आप कभी भी उसमें नेकी के सीड्स ग्रो नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जो है, एक तो आपकी कॉन्फिडेंस अपने इल्म में, दूसरा ये है कि आप एक दूसरे को इज्जत दे रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेंटरिंग प्रोसेस और कोचिंग प्रोसेस में मैं आपको डिफरेंस बता ही चुका हूं। तो इसमें आप हमेशा ये सोचिए कि एट लीस्ट अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं किसी का मेंटर हो जाऊं। कोच तो आप सबके हो जाएंगे, यू विल बी कोचेस फॉर एवरी स्टूडेंट। हर एक को आप कोई ना कोई स्किल सिखाएंगे परफेक्शन के साथ। लेकिन मेंटर होना इतना आसान काम नहीं है। इसमें आपको स्टूडेंट के एटीट्यूड्स, स्टूडेंट के मोटिव्स, स्टूडेंट क्या चाह रहा है, उसका इनर लेवल कहां तक है, उसको हम कितना रियलाइज करा सकते हैं और आगे उसको कितना बढ़ाएंगे, जब तक आप ये सब नहीं जान रहे होंगे, यू कैन नॉट प्रूव ए बेटर मेंटर, यू कैन नॉट प्रूव ए ग्रेट मेंटर। और उसके बाद सिर्फ मैं ये कहता हूं कि मेंटरिंग में नियत की इंपॉर्टेंस है। आप किस नियत से किसको क्या मशवरा दे रहे हैं। अगर आपकी नियत में खुलूस है, इट इज वेरी इजी। अगर वो खुलूस आपके नियत में नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। विद दीज वर्ड्स आई थिंक आई हैव नॉट जस्ट दिस इतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं किया मैंने इस लेक्चर को, लेकिन होप समथिंग समवेयर इन आवर इंस्टीट्यूशंस हम लोग ये कोशिश करेंगे, लेट अस इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटरिंग। छोटी छोटी चीजें हमें करनी है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करनी है। कि से फॉर एग्जांपल किसी को हमें डिसिप्लिन करना है, वी हैव नॉट शाउट एट हिम, उसका बहुत ही अच्छा हमदर्द बन के उसको समझा दीजिए इसका फायदा क्या है। अगर हम खुद डिसिप्लिन नहीं है, अगर एक आदमी डिसिप्लिन नहीं होता है, वो आगे कुछ नहीं करता है, ऑलवेज उसके काम डिले हो जाएंगे। इसी तरह से लेसन प्लानिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए। थर्ड चीज जो मैंने कहा कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जो जिसकी लैकिंग बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में वो कॉल्ड जॉब स्कैर्सिटी है, एवरीबॉडी इज आफ्टर एवरी अदर पर्सन। उसका यार जॉब कैसे लगा, चल कोर्ट केस करता हूं। बिहार में अक्सर होता है। तो दीज थिंग्स हैपन बिकॉज हमारा अपना विजन, अपना वर्ल्ड विजन ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाए, बल्कि यह होता है कि हमने शायद अपने बड़ों से, अपने टीचर से यही सीखा होता है। तो दिस नीड्स ए चेंज, दिस नीड्स ए चेंज। उसके बाद आप कोई भी कोर्स करो, जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था, अभी अब्दुल रहीम साहब ने आपसे कहा, कोई भी आप कोर्स करो, कोई भी आप जिंदगी में आप किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाए, यू विल ऑलवेज एक्सेल। जब तक इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में संस्कार कहते हैं, हमारे यहाँ अदब कहते हैं। अदब और संस्कार में बहुत फर्क है। संस्कार जो है वो कहते हैं कि अपने कास्ट के हिसाब से उसमें संस्कार पैदा होते हैं, लेकिन अदब जो है हर एक में आ सकती है अगर वो सीख ले। ये फर्क है संस्कार और अदब में। तो हमें अदब हो पहले, जब हम अदब हो उसके बाद हमें जो नॉलेज आती है वो नूर होती है, वो जुल्मत नहीं होती। अगर बिना अदब के हम नॉलेज को लेते हैं वो हमेशा जुल्मत है, उसमें नूर नहीं हो सकता। और जो इमाम शाफी ने हमें जो नसीहत की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें अपनी यादाश्त बढ़ानी है, अगर हमें सीखना है और वो चाहे कि वो नाफिया हो जाए, तो हमें फवाइश से दरगुजर करना है, फवाइश को छोड़ देना है। झूठ बोलना, गाली देना वगैरह ये चीजें ना हो। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आप में डेवलप हो जाएंगी।
इन वर्ड्स के साथ मैं तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे एक बार फिर मौका दिया। और शुक्रिया उनका ये कि उन्होंने ट्यून अप किया था ये लेक्चर अब्दुल रहीम साहब के साथ। मैंने उसको अच्छा खासा एंजॉय किया। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ना कि सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्पायरेशन हो रहे हैं। स्टूडेंट, आपने सुना कि कितना अच्छा लेक्चर था, और जो कोचिंग और ख़ास करके मेंटरिंग में जो सर ने फ़र्क बताया और कितने बेहतरीन एग्जाम्पल्स इस्लामिक हिस्ट्री से दिया, मुझे लगता है कि बातें बहुत क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। जिस तरह से आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, थैंक्स के लिए। सर, चूँकि हम कंपाइल कर रहे हैं आज के लेक्चर को, तो मुझे लगा कि आज इस तरह के लेक्चर से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने ये महसूस किया था कि कुछ फाइनेंस इस तरह के लेक्चर जो इन लोगों को लास्ट में मिलेंगे, तो सारे जो 14-15 दिन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से इनको हम लोग सम अप कर पाएंगे। आपका शुक्रिया इसलिए भी सर कि मैंने 2 बार ज़हमत दी आपको, और मेरे लिए ये बहुत कॉन्फिडेंस के लिए होता है कि मैं अपने टीचर को मना ही लूँगा इसके लिए। तो थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा आपका ज़ाय हुआ आज के लिए। तो स्टूडेंट की तरफ से, मैं पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग रिसर्च प्रोसेस में सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स को लेके जल्दी ही जुड़ने वाले हैं, तो उसमें एक अच्छा इंटरेक्शन होगा सर से, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर बीइंग देयर एंड एक्सपेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर अस। थैंक यू सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आया चाहता, पहले मैं सर से, डॉक्टर हमारे अपने अनवर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, सर अगर आप हैं तो आप कंफर्म करेंगे। सर, आपको आवाज़ जा पा रही है? जी जी।